हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक का 5th चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कि लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं, इनका प्रोग्रामिंग के अंदर क्या यूज है और सी लैंग्वेज के अंदर इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लूपिंग के सिस्टम के थ्रू कैसे इजी तरीके से रिजोल्व करते हैं। लेकिन लूप कंट्रोल के ऊपर जाने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। अभी तक हमने 4 चैप्टर को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। चारों चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी। उसके अंदर हमने जाना कि सी लैंग्वेज होती क्या है, सी लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम हमने हमारा रन कराया, एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट चेक करा और लिखने का क्या पैटर्न होता है ये हमने चेक करा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकेंड चैप्टर था सी इंस्ट्रक्शंस। सी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट टाइप इंस्ट्रक्शंस, टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस, डेटा टाइप डिक्लेरेशन, टाइप कन्वर्जन, जितने भी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब हमने सेकंड चैप्टर के अंदर स्टडी करा था। थर्ड चैप्टर था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सब का यूज करके, इफ एल्स का यूज करके किस तरीके से हम सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजंस लेते हैं। एक प्रोग्राम अवेलेबल पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर, अवेलेबल वेरिएबल्स की वैल्यू के अवेलेबल होने के ऊपर किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना है, कब नहीं एग्जीक्यूट करना है, ये हमने थर्ड चैप्टर के अंदर स्टडी करा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने थोड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को स्टडी करा, जिसके अंदर हमने यूज करा लॉजिकल ऑपरेटर, नेस्टेड इफ एल्स को, इन सबको। इन चारों चैप्टर्स की हमने लगभग हर क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करा है, हर क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करा है 1 by 1 से, और जो अभी तक स्टडी करा था उन्हीं बेसिस के ऊपर। लेकिन अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स बनाए उनमें हमने कई बार ये देखा था कि जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो मल्टीपल लाइन, जैसे 50 लाइन का हो गया, 60 लाइन का, उसको हो सकता है हम 10 लाइन के अंदर खत्म कर सकते थे, 10 लाइन में फिनिश कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि हमने अभी तक स्टडी नहीं करा था कि एडवांस कैसे होता है। एक्चुअली हमने जब भी लिखा था फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा एक प्रोग्राम था सम ऑफ डिजिट। इसके अंदर क्या था कि हमने 5 नंबर की डिजिट एंट्री ली थी कीबोर्ड के थ्रू और उनके एक एक डिजिट को जोड़ करके बताया था कि इनके सम ऑफ 5 डिजिट्स क्या था। ये हमने पूरा प्रोग्राम उसके लिए यूज कैसे करा था, 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, उन सबको फिर वापस से सम करा था और इस तरीके से रिजल्ट निकाला था। एक तो ये प्रोग्राम है कितना बड़ा निकला, छोटा सा था कि कैसे कर सकते हैं वो लूपिंग सिस्टम के थ्रू हम बताएंगे। दूसरा था कि जो 5 नंबर डिजिट हमने एंट्री करी थी उसको रिवर्स करने का, ये भी प्रोग्राम हमारा काफी लंबा हो गया क्योंकि इसके अंदर हर डिजिट के ऊपर हमने अलग से स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट अप करवाया, सब कुछ। अब देखिए कंप्यूटर का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करने वाला। अब कंप्यूटर का यूज ही इसलिए है कि वो मल्टीपल कैलकुलेशंस को मिली सेकेंड्स में कर देता है, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को मिली सेकेंड में कर देता है। अब जिस तरह के प्रोग्राम्स अभी तक हमने बनाए थे वो तो हम नॉर्मली, अगर हम हमारे नॉर्मल नोटबुक के साथ में सोल्व करेंगे तो भी हम इसी तरीके सोल्व कर सकते थे, तो फिर हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों थी। कंप्यूटर की जरूरत केवल इसलिए आई है क्योंकि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को वो मिली सेकेंड के अंदर सोल्व कर देता है। तो वो सोल्व करता किस तरीके से, वो सोल्व करता है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। जब वो एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बार बार लूप चलाता है, बार बार एक ही चीज को कॉल करता है, तो उसे कहते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें 2 की टेबल लिखनी है, तो हम 2 की टेबल को क्या करेंगे, 2 into 1 = 2, 2 multiplied by 2 = 4, 2 multiplied by 3 = 6। तो इस तरीके से 10 तक हमको लिखना पड़ेगा कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसको केवल एक सेंटेंस के साथ ही हम सोल्व कर सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स होंगे और उनका रिजल्ट होगा, मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट दे देंगे। सिंपल हमारा कोई भी लॉजिक होगा। तो इस तरह से जो भी लूपिंग सिस्टम में एक ही काम को बार बार जब करना होता है तो उसके अंदर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। तो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते क्या है, द वर्सेटिलिटी ऑफ कंप्यूटर लाइज इन इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना यह कंप्यूटर की खासियत होती है। दिस इन्वॉल्व रिपीटिंग सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आइदर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और until a particular condition is being satisfied। देखिए इसने क्या बोला है, आइदर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, या तो नंबर ऑफ टाइम होगी इस स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर ब्लॉक को कितनी बार हमें एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 की टेबल लिखते हैं, 3 की टेबल कोई भी टेबल हम लिखेंगे तो हम उसको जो भी ब्लॉक होगा उसको 10 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। तो लूपिंग सिस्टम वैसे काम करता है कि उसके कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसके बाद में वो खत्म होना होता है, और अंटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाई, कि या तो ऐसा हो जैसे कि 10 बार हमको उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, या फिर ऐसा हो कि कोई वैल्यू ऐसी हो कि जैसे 0 हो गया या लेस देन ग्रेटर देन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाए। तो इस तरीके से लूपिंग सिस्टम काम कर सकता है। दिस रिपीटेटिव ऑपरेशन इज डन थ्रू ए लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस।
तो एक ही पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को या पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, वो लूपिंग कंट्रोल के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कितने तरह के लूपिंग सिस्टम होते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर जो लूप होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे वाइल लूप के बारे में। फॉर लूप एंड डू वाइल के बारे में हम आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे, जब एक बार वाइल लूप के साथ हम फेमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम देखते हैं वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। वाइल लूप का स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, देखिए ये लिखा हुआ इनिशियलाइज लूप काउंटर वाइल, ये कोड ऑफ ब्लॉक आ गया और ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। जो हमने बोला था कि कोड ऑफ ब्लॉक एक पर्टिकुलर ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करता है, ये वाइल लूप का यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रासेस जो है इनके बीच में जो भी ये कोड लिखा हुआ है इसको उतनी बार ही ये रन करेगा जितनी बार की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो मतलब कि जब भी हम बात करते हैं लूप की, तो लूप का सबसे पहले तो होता है इनिशियलाइज लूप काउंटर, कि कोई ऐसी कंडीशन होगी जहां से कि उसका स्टार्ट होगा लूप का। जैसे मान लीजिए 2 की टेबल हमें लिखनी है, कोई भी टेबल लिखनी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब कि 2 को स्टार्ट करना है मल्टीप्लीकेशन 1 से और ले जाना कहां तक, 10 तक। तो यहाँ पे इनिशियलाइज लूप काउंटर क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। ये हो गया इनिशियलाइजेशन की लूप की स्टार्टिंग कहां से करनी है और लूप की एंडिंग कहां से होगी वो डिसाइड करेगी ये वाली जो कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो काउंटर होगा यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब कि वो स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला। तो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर जो होता है वाइल लूप का, वो क्या होता है, सबसे पहले तो होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है उसका लूप का नाम, उसके अंदर बीच में होती है कंडीशन। इस कंडीशन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, ये तो हम जब लूप का यूज करेंगे तब हम बताएंगे। और लूप के अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, लूप जो भी वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर करा था इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी हर बार ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद, क्या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की तरफ बढ़ती जाएगी। ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप काउंटर। तो ये नॉर्मल वाइल लूप का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर होता है इनिशियलाइजेशन होता है, उसके अंदर कंडीशन चेक होती है और एक कोड ऑफ ब्लॉक रन होता है और उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है लूप काउंटर का, या जिस भी वेरिएबल के बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्टेप ऑफ वाइल लूप्स में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, जो हमने बताया कि इनिशियलाइज काउंटर में भी इंटीजर और फ्लोट। वाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए जो भी वैल्यू होगी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, वो इंटीजर टाइप का वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी हो सकती है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे बोला था इनिशियलाइज लूप काउंटर, ये इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप भी हो सकता है। सेकंड है कंडीशन चेकर फॉर काउंटर, द कंडीशन बीइंग टेस्टेड में यूज रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन हमने दिखाई है कि टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग ए कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका आउटपुट अगर ट्रू होगा तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो मतलब कि ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, जिनका आउटपुट ट्रू या फॉल्स निकलेगा। इस तरह के लूप्स यहाँ पे, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे यूज करी जाती है। इसलिए कह रहे हैं द कंडीशन बीइंग टेस्टेड मे यूज रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि इनका आउटपुट हमेशा या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। लास्ट में आता है लूप काउंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने इंक्रीमेंट लूप काउंटर, तो ये वैल्यू हो सकता है कि इंक्रीज हो सकता है कि डिक्रीज हो। ये डिपेंड करता है कि हमने यह कंडीशन किस तरह की लगाई है, उस कंडीशन के बेस पे यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा इंक्रीज और डिक्रीज करने का। इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट लूप काउंटर, इसका मकसद ये होता है कि आपको हर ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के साथ में आपको इस कंडीशन की तरफ बढ़ना है। अगर ऐसे कोई कंडीशन में फंस गए कि इस कंडीशन हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई होती है, तो आपका कंप्यूटर पूरा एक इनफाइनाइट लूप सिस्टम के अंदर फंस जाएगा और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इसलिए लूपिंग कंट्रोल एक एडवांस फीचर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसको बहुत ही केयरफुली यूज करते हैं, अदरवाइज आपका सिस्टम डेड लॉक में फंस जाएगा। डेड लॉक क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स के अंदर ब्रीफली बताएंगे। डेड लॉक का मतलब होता है कि कंप्यूटर को सूझता नहीं कि अब करना क्या है, वो एक ही काम को करते करते उसी काम में अटक के रह जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वाइल लूप। जब हम वाइल लूप का यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? पहला है द स्टेटमेंट विद इन द वाइल लूप वुड कीप गेटिंग एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन बीइंग टेस्टेड रिमेन्स ट्रू। कि जो वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन टेस्ट हो रही है, जो कंडीशन चेक हो रही है, वो तब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक की जो कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती रहेगी, तब तक वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा।
सेकंड है व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द कंट्रोल पास टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट फॉलोज द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तो हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कराने का जो पॉइंटर है सीधा ये लेफ्ट ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस को क्लोज करके यहाँ पे इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना होगा वहां पे सीधा जंप कर जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो पूरा का पूरा ब्लॉक बाईपास हो जाएगा। थर्ड आता है इन प्लेस ऑफ द कंडीशंस देयर कैन बी एनी अदर valid expression so long as the expression evaluate to a non-zero value the loop continue to execute block। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग ए कंडीशन। ये जो कंडीशन है हो सकता है जैसे मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल a डिक्लेयर कर दिया a इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये तो हमने नॉर्मल से कंडीशन चेक कर दी a छोटा है या बराबर है 10 के, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। बट इसकी जगह पे कोई एक अलग से एक्सप्रेशन भी इवेल्युएट हो सकता है जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन होने के बाद में ट्रू या फॉल्स होगी। तो यहाँ पे कंडीशन लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके भी यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आप काम करें उसका आउटपुट के अंदर ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो काम नहीं करेगा। फोर्थ है द कंडीशन बीइंग टेस्टेड मे यूज रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। The while must test a condition that will eventually become false, otherwise the loop would be executed forever indefinitely। जैसा कि हमने बताया है कि कोई भी लूपिंग सिस्टम हो, चाहे while हो, do while हो या for loop हो, इन सभी के अंदर कोई ना कोई एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके ट्रू होने के ऊपर लूप का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन टेस्ट होगी उसकी वैल्यू जब तक आउटपुट के अंदर फॉल्स नहीं आएगी पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसका आउटपुट फॉल्स आएगा तो ये आपका लूप सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज वो डेड लूप में फंस जाएगा। तो ये था हमारा लूपिंग सिस्टम। लूप सिस्टम का यूज करके आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सोल्व कर रखे उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे अब जब तक हमने इतना बड़ा प्रोग्राम रन करा था अब उनको छोटे ब्लॉक के अंदर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।